Hello, my dear friends. Welcome again to this amazing platform of केमिस्ट्री वाला. माई सेल्फ शिवान मिश्रा, योर बायोलॉजी एजुकेटर. जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 का वीडियो का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं बनाना. उसमें से हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है. इसमें हम लोगों ने ये देखा था सबसे पहले तो चैप्टर फ्लो क्या मतलब चैप्टर में मैं लाइन से पढ़ना क्या है. उसके बाद हम लोगों ने उसका जो फर्स्ट टॉपिक था कि आवृत्ति पुष्प में जो आकर्षण का टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पुष्प के बारे में. ठीक है, उसके बाद का टॉपिक क्या है तो उसके बाद का जो भी टॉपिक्स है लाइन से पढ़ते जाएंगे एकदम हम लोग. तो उसके बाद का जो सेकेंड टॉपिक पढ़ता है वो है हमारा निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं. अब हम लोग को यही टॉपिक पढ़ना है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है. तो इसके पढ़ने में हम लोग को केवल और केवल जब दो बातें जान जाएंगे तो हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. बट वो दोनों टॉपिक्स काफी बड़े पड़ते हैं. ध्यान से, टेंशन नहीं ज्यादा लेना है, आराम से एक होते रहेगा. इसमें का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं में पहले हम लोग को देखना है कि नर युग्मक कैसे बनाया जाएगा और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दूसरा कि मादा युग्मक कैसे बनाया जाएगा. नर युग्मक जब हम लोग बना लेंगे और मादा युग्मक बना लेंगे इसके बाद का जो टॉपिक होता है वो होता है कि निषेचन पश्च घटनाएं. मतलब क्या, कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब बन जाएगा तो इसको मिलने का मतलब क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं. तो वो सब प्रोसेस आपका निषेचन पूर्व घटनाएं नहीं, वो सबका निषेचन पश्च घटनाएं हो जाएंगी. पश्च मतलब कि निषेचन के बाद जो घटनाएं होंगी. बट अभी हम लोग का क्या टॉपिक है कि निषेचन पूर्व मतलब क्या, कि निषेचन होने से पहले जो जो घटनाएं घट रही हैं किसी पुष्प में या किसी पादप में, अब हमें उसी के बारे में पूरा ब्रीफली डिटेल एकदम अध्ययन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे हम लोग का पहला क्या लिखे थे हम कि नर युग्मक, फिर दूसरा मादा युग्मक. तो नर युग्मक बनने के लिए पहले तो हमें किसी नर की आवश्यकता होगी. ठीक है, तो यहाँ पर नर क्या है तो पुष्प का जो नर भाग होता है उससे हम लोगों ने कल ही देख लिया था और वो क्या था, पुंकेसर. ध्यान से ये बात भूलिएगा नहीं, इधर साइड में नोट कर लीजिए कि जो आपका पुंमंग था बहुत सारे जब पुंकेसर मिलते तब एक पुंमंग बनता है. ठीक है, तो ये हम बस एक पुंकेसर का बात कर रहे हैं. अनेकों पुंकेसर मिलकर क्या बनाता है तो एक पुंमंग बनाता है. तो केवल और केवल अब हम लोग बात करें यहाँ पर एक पुंकेसर का, तो अब क्या होगा, पुंकेसर है. ये क्या पुंकेसर तो नरभाग है. पुष्प का नरभाग पुंकेसर है. अब एकदम ध्यान से देखिएगा पहले किस टॉपिक में मैं लाइन से पढ़ना क्या है उसको हम लोग यहाँ पर एक चार्ट के रूप में पहले लिख लिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, जिससे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. क्योंकि अभी यहीं पर मैं जो लिखवाऊंगा यहीं से आपका 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन मैक्सिमम हर ही बार पूछ लेता है. ठीक है, तो वो टॉपिक्स क्या है जो पूछता है आगे देखिए. तो जो नर भाग है उसका नाम है पुंकेसर और इसके अंदर पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं. जैसे ये हम लोगों ने उस ऐसा उस दिन देखा था फिगर ऐसे करके, ये पुंकेसर में तो इसी में दो दो पार्ट होता है उसको देखा जाएगा. इसमें एक होगा परागकोश और इसी का यहीं पर दूसरा पार्ट था ये नीचे वाला जिससे हम लोगों ने क्या बोला था, पुतंतु. पुंकेसर का थोड़ा बहुत अध्ययन करने के बाद हम लोग ये दोनों का अध्ययन करेंगे जिसमें इसका बहुत ही नामात्र का यूज है. मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर का होता है परागकोश. अब परागकोश का अध्ययन करने के बाद हम लोग यहीं पर बात करेंगे लघु बीजाणु धानिका. ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हम लोग लघु बीजाणु धानिका का अध्ययन कर लेंगे तब यहीं पर बात होगा लघु बीजाणु धानिक के अंदर में एक प्रकार की प्रक्रिया होगी जिसे हम लोग बोलेंगे लघु बीजाणु जनन. लघु बीजाणु जनन. ठीक है, अब क्या ये अभी प्रोसेस रुकेगा नहीं, प्रोसेस थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा. इसके बाद क्या होगा लघु बीजाणु जनन. इसी में इसके नाम में दिखाई दे रहा है लघु बीजाणु और जनन मतलब लघु बीजाणु का बनना. यही होता है का लघु बीजाणु जनन. तब वही
लघु बीजाणु जनन होकर क्या बनेगा? तो लघु बीजाणु जनन होकर बनता है लघु बीजाणु, और यही लघु बीजाणु ओवरऑल बनाता है परागकण। परागकण क्या होता है? तो इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा नाम, इसको हम लोग बोलते हैं नरयुग्मकोद्भिद। और ये आपका PYQ हो चुका है। मतलब क्या? पहले से ये पूछा हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब क्या कि ये पहले पूछा जा चुका है कि नरयुग्मकोद्भिद होता है, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है तो परागकण। दूसरा, ये पीछे देख के जो बीत चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या? ऐसे आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लघु बीजाणु जनन सीधे आता है मैक्सिमम, कभी कभी ऐसा हो जाए किसी साल जिस साल में ये क्वेश्चन ना आया हो, नहीं तो जो 6 से 7 सेट का पेपर बनता है 4 से 5 सेट में तो फिक्स है ऐसा क्वेश्चन आना, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है? तो लघु बीजाणु जनन बहुत ही आसान, बस क्या कि लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब आप ये अभी याद करें तो आपका ये 1 नंबर तैयार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर तो यहाँ पे ये तैयार। दूसरा पूछता है परागकण क्या होता है, तो नरयुग्मकोद्भिद को ही परागकण बोलते हैं, 2 नंबर तैयार। इसके बाद का बस एक इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब यही परागकण जो रहता है इसी के अंदर में उपस्थित रहता है, जिसका हम लोग को तलाश रहेगा, और वो है नरयुग्मक, ठीक है। इसका इंग्लिश भी देखना है तो लाइन से देखते रहिए। मेल गैमेट, परागकण, तो परागकण का होता है पॉलन ग्रेन, ऐसे लघु बीजाणु का होता है माइक्रोस्पोर। लघु बीजाणु जनन को माइक्रो स्पोरो जेनेसिस, और ये आपका लघु बीजाणु हानि को बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। परागकोश का बात क्या जाए तो इसको एंथर बोलते हैं, तंतु को बोलते हैं फिलामेंट, पुंकेसर का तो नाम सबको पता ही होगा, स्टेमेन, और ये तो मेल पार्ट है जिसका बात ही अलग है, मेल पार्ट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसमें क्या देखे? ये मेल गैमेट था। तो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, नर भाग है, नर भाग का अध्ययन करेंगे। तो नर भाग के बाद हम लोग का सेकंड टॉपिक रहेगा, इसमें पुंकेसर पढ़ना है। पुंकेसर का अध्ययन करने के बाद पुंकेसर में आपका 2 पार्ट रहता है, एक रहता है परागकोश, दूसरा रहता है पुतंतु। इसका अध्ययन करते ही हम लोग पहुंचेंगे परागकोश को आगे बढ़ाकर, इसमें हम लोग बात करेंगे लघु बीजाणु धानी क्या है। लघु बीजाणु धानी के बाद का टॉपिक रहता है लघु बीजाणु जनन क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। तो लघु बीजाणु जनन को हम लोगों ने क्या बोला कि लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे परागकण क्या है, और परागकण के ही अंदर उपस्थित रहता है युग्मक, जिसका है नाम नरयुग्मक, ठीक है। लाइन से इतना फ्लो पढ़ते पढ़ते ये यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा। इसका कि नरयुग्मक कैसे बनेगा, तो नरयुग्मक इस प्रोसेस में पूरा बनेगा, ठीक है। इसके बाद से हम ऐसे जब दूसरा हम लोग स्टेप देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर नर भाग से स्टार्ट करके वहां पर नरयुग्मक बना दिए। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है जो कि है मादा युग्मक का बनाना, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इसमें नरयुग्मक कैसे बना। अब नरयुग्मक के बनने के बाद का सेकेंड प्रोसेस होता है आपका मादा युग्मक का बनना। अब मादा युग्मक कैसे बनेगा, तो मादा युग्मक के बनने के लिए हमें आवश्यकता होगी मादा की। तो यहाँ पर अब वैसे जैसे यहाँ पर हुआ था नर भाग, वैसे ही अब हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे मादा भाग का। पूछ रखिए मादा भाग का नाम क्या है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है। क्या कि कुछ हम लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाया था, कुछ ऐसे करके। तो इसमें ये जो नीचे का हम लोग का अंडाशय था, इसके अंदर कुछ हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर कुछ देखा। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर रहता है
उसके ऊपर का ये जो बाहर का पार्ट रहता है ये है आपका अंडाशय, और अंडाशय के अंदर में उपस्थित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। जैसे यहाँ पर परागकोश, सेम ऐसे यहाँ पर बीजांड होता है। ठीक है, बीजांड। अब क्या, इसके बाद जैसे यहाँ पर लघु बीजाणुधानी, सेम ऐसे ही इसी को दूसरा नाम इसी का ही होता है, किसी और का नहीं। इसी का दूसरा नाम दिया जाता है गुरु बीजाणु ध्यानी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था आपका, जैसे लघु बीजाणु जनन, सेम ऐसे यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका गुरु बीजाणु जनन। फिर यहाँ पर जैसे इसके बाद बना हम लोग का यहाँ पर ऊपर लघु बीजाणु, सेम ऐसे नीचे बनता है गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु बनने के बाद जैसे यहाँ पर परागकण बनता है, सेम ऐसे यहाँ पर बनता है, इसका नाम होता है भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश का इंपॉर्टेंट नाम मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। फिर मादा युग्मकोद्भिद के पढ़ने के बाद जैसे यहाँ पर बना नर युग्मक, सेम ऐसे यहाँ पर लास्ट में बनता है मादा युग्मक। ठीक है, अब ऐसे यही स्टेप पूरा लाइन से रहेगा और इसी हिसाब से लोग पढ़ाई कर लेंगे यहाँ से वहां तक। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हिंदी में इंग्लिश में लिख लेते साथ में। फीमेल पार्ट, अंडाशय को बोलते हैं ओवेरी, बीजांड को बोलते हैं ओव्यूल, उसके बाद इसको बोलते हैं मेगा स्पोरो जेनेसिस, इसका नाम होता है मेगा स्पोर। और ये जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है भ्रूणकोश, इसका नाम होता है एंडोस्पर्म। और एटलस, ये जो हम लोग का बन रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, तो अभी बस क्या हुआ, हम लोग को लाइन से केवल भी ये जाना था कि हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। ये देखकर घबराना नहीं है, ये एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर वो, लाइन से एक के अंदर एक घटते जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम लाइन से पूरा इतना टॉपिक्स पढ़ना है, ये सब एक वर्ड है जो इसके अंदर ये हो जाएगा, उसको और डीप पढ़ेंगे तो ये पढ़ लेंगे, इसको और डीप पढ़ेंगे तो ये पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के बस लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणुधानी इतना तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक होता है मैंने शुरू ही बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर है ये। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि लघु बीजाणुजनन नहीं तो गुरु बीजाणुजनन में से एक तो एक आएगा, तो आएगा एकदम निश्चित है ये बात। क्योंकि हर लेक्चर में या हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब भी आप कभी सॉल्व करें तो आपको गुरु बीजाणुजनन से नहीं तो लघु बीजाणुजनन से वाकिफ होना पड़ेगा ये। ठीक है, तो उसके पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। जो हम लोग को पढ़ना है नर भाग से लेकर लघु बीजाणुधानी तक पूरा प्रयास किया जाएगा कि आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए ताकि इससे हम लोग रब किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक था नर युग्मक बनाने के लिए, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या प्रोसेस देखा, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक नर भाग रहेगा और उस नर भाग का क्या नाम है, पुंकेसर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पुंकेसर से। ठीक है, तो पुंकेसर का हेडिंग डालते हैं पहले।
उसके बाद उसका स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग का पहला प्रोसेस है नरयुग्मक बनाने का, उसको बनाने के लिए पुंकेसर को पहले जानना आवश्यक होता है कि पुंकेसर होगा क्या। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या लिखना है पहले। तो पुंकेसर कुछ और नहीं है, जो अभी तक हम लोग को पता है। क्या पता है पुंकेसर क्या है? यही कि पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस जो हम लोग को पता है, बट उसको एक बार यहाँ पर दिखा दिया जाए। क्या कि पुंकेसर मतलब क्या? यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है। दो भागों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें का पहला है भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं भूतंतु, जिसका एज सभी को हम लोगों ने जस्ट देखा। क्या? फिलामेंट। और सेकेंड वन इज परागकोश। और परागकोश का भी हम लोगों ने देखा था इंग्लिश एंथर। ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत बस बात किया जाएगा पूतंतु क्या होता है। तो पूतंतु देख लिया जाए यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालकर, पूतंतु के बारे में। तो पहले ये सब पढ़ क्या रहे हैं, इसको एक बार फिगर देख लिया जाए कुछ नॉर्मल। जैसे कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था पुष्प का, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था पुष्प के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था ना कभी, कि कुछ ऐसे हम लोगों ने बना दिया था ये पुष्प का। उसके बाद ऐसे इसमें कुछ निकला हुआ इसमें पार्ट था, ऐसे ऐसे करते हुए, और फिर से नीचे इसमें बादल एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ देखे हैं वैसे हम लोग। तो इसका नीचे की बात नहीं, बस इसमें ये जो ऐसा स्ट्रक्चर ये सब दिखाई दे रहा है ये वाला, अभी बस हम लोग इसका बात कर रहे हैं। और इसमें भी ये जो ऊपर की संरचना रहती है, ये क्या है स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर का नाम है पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर में ये जो ऊपरी भाग होता है इसे ही हम बोलते हैं परागकोश। और ये जो नीचे डंडी नुमा संरचना रहती है ये वाली पूरा, इसे ही बोलते हैं पूतंतु। ठीक है। तो पूतंतु क्या है? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि पुंकेसर में एक डंडीनुमा संरचना रहती है, उसे ही पूतंतु बोलते हैं। तो वही पुंकेसर में उपस्थित क्या एक डंडीनुमा संरचना ही क्या कहलाती है? तो पुंकेसर में उपस्थित एक डंडीनुमा संरचना ही पूतंतु कहलाती है। पूतंतु कहलाती है। ठीक है। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्या ये भी आगे मैं दिखाऊंगा इसका जब फिगर बनाऊंगा, क्या कि पूतंतु परागकोश से, इसका स्ट्रक्चर अभी आगे देखा जाएगा। तो परागकोश से अभी बस आप ये जानिए कि पूतंतु जो है ये परागकोश से, यह परागकोश से एक वर्ड है योजी, उसी के द्वारा उससे जुड़ी रहती है। अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि यूजी क्या है, अभी जस्ट इसके बाद का जो टॉपिक आएगा परागकोश का, मैं उसमें भी फिगर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर परागकोश के अंदर ये यूजी होता क्या है। ठीक है। अभी बस आप ये जाने कि पूतंतु क्या है। तो पुंकेसर में उपस्थित एक डंडीनुमा संरचना ही पूतंतु कहलाती है। यह परागकोश से यूजी द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है। अब हमें क्या जानना है कि पूतंतु के बारे में कुछ और भी जानकारी जो हमारी इंपॉर्टेंट है, तो वो ये बात है क्या कि पूतंतु का दो पार्ट होता है।
पूत तंतु में दो भाग होता है। एक तो जैसे ही पूत तंतु थे, नीचे हम लोग का क्या था, ये वाला पार्ट नीचे का, ऐसे करते हुए नीचे था ना थैलेमस, अरे भाई पुष्पासन, जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसे ऊपर निकला होता है इस प्रकार से। ये जो ये नीचे का पार्ट है यही होता है पुष्पासन। ये जो ऐसे करके यहाँ पर संरचना पाई जाती है इसे ही बोला जाता है पुष्पासन। और ये तो बगल में बाह्यदर पुंज होता है। ठीक है, तो अब इसी पर से ये ऐसे निकली हुई संरचना होती है। तो एक वो छोर या सिरा बोलते हैं जो इसका पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और दूसरा जो परागकोश से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जो सिरा किसका, पुतंतु का जो सिरा पुष्पासन से जुड़ा रहता है इसे बोलते हैं समीपस्थ सिरा। जो सिरा पुतंतु का जो सिरा पुष्पासन से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं समीपस्थ सिरा, और जो सिरा परागकोश से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं दूरस्थ सिरा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, रिवाइज किया जाए फिर से। पुंकेसर क्या है, तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। किसका नर भाग है, तो पुष्प का। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यह मतलब कौन, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें का पहला भाग है पुतंतु, दूसरा भाग है परागकोश। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पुतंतु के बारे में। तो पुतंतु में हम लोगों ने क्या देखा था कि पुंकेसर में उपस्थित एक डंडीनुमा संरचना होती है जिससे हम लोगों ने पुतंतु कहा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यह परागकोश से यूजी द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके दो टाइप है, इसको बस एक पॉइंट करके लिख लिया जाए। जैसे ऊपर लिखा गया क्या कि यह भी दो भागों से मिलकर बनी होती है। अब चाहे आप इसे इसके प्रकार भी बोल सकते हैं, जिसमें का पहला दूसरा दोनों एक साथ। ये जो नीचे का था, नीचे मतलब क्या, पुतंतु का वह भाग या वो सिरा जो पुष्पासन से सीधे जुड़ा रहे उसे बोले हम लोग, ध्यान से, इसे समीपस्थ सिरा भी बोलते हैं और इसे निकटस्थ सिरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस एक लिख दे रहा हूं नाम, समीपस्थ सिरा। और ऐसे ही दूसरा जो है वो है दूरस्थ सिरा। कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जो इसके बाद आएगा। पुतंतु में केवल इतना ही बस पर्याप्त है एकदम, क्या यही कि पुतंतु होता क्या है, इसका पार्ट क्या है ये नीचे, और ये जुड़ा किससे रहता है ये जानना। बस ये हम लोगों ने 3 बात जान लिया। इसके बाद हम लोग का पुतंतु वाला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद का हम लोग का टॉपिक आएगा परागकोश, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर अभी आगे हम लोगों ने क्या देखा, इसी के अंदर होगा लघु बीजाणु जनन, वो भी किसमें, लघु बीजाणु धानी के अंदर। अब वो लघु बीजाणु धानी क्या है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, उससे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो इससे सीधे मैं रब करता हूँ अब। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने कुछ परागकोश में लिखा, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक यही था। पहले तो हम लोगों ने देखा था पुतंतु क्या होता है, पुतंतु के बारे में कुछ हम लोगों ने उसका डिफिनेशन देखा कि पुतंतु होता क्या है। उसके बाद क्या देखा गया कि पुतंतु पाया क्या जाता है, तो परागकोश में एक संरचना पाई जाती है जिसको यूजी बोलते हैं। ठीक है, अभी बस अब इसके बाद ही वो आ रहा है यूजी क्या है। यूजी में जाने के बाद फिर से हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका पुतंतु होता है इसका दो पार्ट होता है, दो पार्ट से बना हुआ है। एक ऊपर का पार्ट जो परागकोश के पास था उसको बोला था ऊपर सिरा था, उसको दूरस्थ सिरा, और जो नीचे का पुष्पासन से जुड़ा हुआ सिरा था उसको हम लोगों ने बोला था निकटस्थ सिरा या समीपस्थ सिरा। इतना जाने के बाद हम लोगों ने पुतंतु वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब सेकंड टॉपिक उठता है उसमें का परागकोश। परागकोश में मैंने कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये सीधे मैं बस पढ़ाते जगह होते जरूरी नहीं रहेगा ना, कुछ लिखना भी जरूरी पड़ता है, इसलिए कुछ टॉपिक्स लिखा हूँ जो जरूरी है पॉइंट्स। अब मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ जो परागकोश है उसके बारे में। ठीक है, तो परागकोश होता क्या है,
तो ऐसा कुछ संरचना हम लोगों ने देखा है किसका, ऐसा कुछ संरचना पाया जाता है जो होता है हमारा पुंकेसर। और फिर से पुंकेसर के अंदर ये जो ये नीचे का पार्ट है इसको अभी हम लोगों ने पढ़ लिया और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया भूतंतु का। और ये जो ऊपर का पार्ट है ये दोनों, इसको कहा जाता है परागकोश। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से, इसका जब हम लोग टीए करते हैं, टीए मतलब क्या हुआ, यही भाई अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ काट। मतलब क्या, इसको ऐसे काट दीजिए, मतलब ऐसे नहीं, इसको ट्रांसफर। तो ऐसे काटते ही इसके बाद कुछ संरचना दिखाई देती है और वो संरचना किस प्रकार से होती है उसको भी देखते हैं। जब हम ऐसे काटे तो कुछ ऐसे करके इसका संरचना दिखाई देता है, ऊपर का ऊपर भेजिए और नीचे का पार्ट में कुछ ऐसे करके संरचना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ध्यान से, नीचे वाले पार्ट को हटाते हैं और ये ऊपर वाले पार्ट को अब सीधे ऐसे ऊपर किया जाएगा। कैसे ऊपर भाई, मतलब क्या, जैसे ऐसे सीधे यहाँ से ऐसे ट्रांसफर काटा गया, ट्रांसफर काटने पर एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया, ऐसे है। अब मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ऐसे करके मैं इसको ऊपर कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करूंगा उसके पहले फिर से ध्यान से पहली बार देख लीजिए, शुरू से पहले कर क्या रहा हूं। यहाँ पर ही आपको एक बात जानने लायक है और वो बात क्या है, यही कि परागकोश में ये दो कुछ, ये जो एक बीच लाइन से बटा हुआ संरचना है, यहाँ पर कुछ एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर दिखाई दे रहा है, इससे भी कुछ एक पार्ट इधर और कुछ एक पार्ट इधर दिखाई दे रहा है ना, जो कि एक लाइन के द्वारा विभाजित होकर एक इधर और एक इधर हुआ है। तो यही संरचना, एक इधर का और एक इधर का, इन्हीं को बोलते हैं लोब। ठीक है, एक को बोलेंगे पाली और जब भी एक से अधिक हो गया तो इसको एक ही में मिला के बोल दिया जाएगा पालियां। बट मैं बस ऐसे लिख रहा हूं तो इसको पालियां लिख दे रहा हूं, पालियां। ध्यान से जरूर रहेगा ये नाम आपको। कुछ ऐसा हमने संरचना देखा जिसको हम लोगों ने परागकोश बोला, इसमें का ये एक पाली ये दूसरा पाली। किसी भी परागकोश में ध्यान से, एकदम ये सब क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी पूछा हुआ है क्या, कि एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, तो एक परागकोश में दो पालियां होती हैं और इसका इंग्लिश होता है बाई, और पाली, बस पाली का इंग्लिश होता है लो। बट यहाँ पर दो पालियां हैं तो यहाँ पर बाई लग गया, बाई लोब्ड। ऊपर अब तुरंत पढ़िए जो लिखा हूं क्या, कि एक प्रारूपिक परागकोश द्विपालित होता है। मतलब क्या, एक परागकोश द्विपालित होता है। ठीक है, द्वि मतलब दो, एक रहता तो एक पालित, बट यहाँ पर द्वि लगा मतलब क्या, कि एक पाली ये दूसरा पाली ये। बट ये चीज अभी आप खटक रहा होगा क्या, यहाँ पर एक बार यहाँ दिखाई दे रहा है प्रारूपिक, कि सर ये प्रारूपिक क्या लिख दिए, वो तो बता ही नहीं और आगे पहुंच गए। ठीक है, वही सुन लीजिए पहले क्या होता है। प्रारूपिक वर्ड में आपको यहाँ पर इसलिए लिख कर लाया हूं क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, प्रारूपिक वर्ड लिख देगा। यही अभी आगे लोग पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, या मैक्सिमम क्वेश्चंस में आगे ऐसे फंसाने के लिए लिख देता है, प्रारूपिक दे दिया या कभी आवृतबीजी दे दिया। तो आवृतबीजी तो आप लोग जान चुके हैं कि ऐसे पौधों का बात किया जा रहा है जिसमें बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है और जिससे पुष्प खिलता है। ठीक है, तो वो बात हो गया हमारा आवृतबीजी का। बट उसी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर प्रारूपिक क्या है। ठीक है, तो प्रारूपिक को आप ये समझिए कि ओवरऑल वर्ल्ड में 100 में से लगभग लगभग 90 से 95% लोगों का एक और रख दीजिए और 4 से 5% लोगों को अलग रख दीजिए। तो जो आपके 100 में से 90 से 95% लोग आ रहे हैं एक और, उसे बोलते हैं प्रारूपिक। मतलब क्या हुआ कि जहां पर यहाँ किसका बात किया गया, परागकोश का, प्रारूपिक परागकोश। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे पादप, ध्यान से, और वही पादप कैसे रहेंगे, तो पादप आप कह रहेंगे परागकोश के। क्यों परागकोश का मैं कह रहा हूं,
क्योंकि जो आपके आवृतबीजी पादपों रहेंगे, आवृतबीजी पादप में केवल और केवल पुष्प उगते हैं, ये तो बात क्लियर है ना। तो इसलिए आवृतबीजी पादपों में ही बात किया जा रहा है कि मैक्सिमम केस में जो आपका परागकोश रहता है, मैक्सिमम केस में जो आपका परागकोश रहता है वो आपका द्विपालित रहता है। इसलिए बोला गया प्रारूपिक। प्रारूपिक मतलब क्या कि लगभग 75% से 85% के एरिया आपका अकेले प्रारूपिक मतलब परागकोश का द्विपालित रहता है। अपवाद भी देखने को मिलता है कि परागकोश में किसी किसी, अभी आपको आगे बता रहा हूं मैं, कि कुछ ऐसे ही पौधे रहते हैं जिसमें आपका केवल केवल एक ही पाली पाई जाती है। बट आपके एनसीईआरटी में मैक्सिमम टॉपिक्स द्विपालित पर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है प्रारूपिक परागकोश। ठीक है, तो प्रारूपिक मतलब क्या होता है कि अधिकांशतः, इसका सरल भाषा में आप बोल सकते हैं इसको अधिकांशतः। ठीक है, तो ये आपका प्रारूपिक का। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये परागकोश है, इसमें का एक पाली ये है, दूसरा पाली ये है, यहाँ पर एक और एक मिलकर दो, इसलिए इसको बोलते हैं द्विपाली संरचना। आप इतना लिख देंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी कि परागकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। तो परागकोश की संरचना के वर्णन करने में आप इतना लिख सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट क्या कि प्रारूपिक परागकोश द्विपालित होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा कि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। अब ये क्या है, ये आपका इसमें मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसके लिए ये जो आपका ऊपर का संरचना था, जैसे अभी को मैं इसको ऐसे था, फिर से मैं इसको यहाँ से एक इधर से काट दिया, एक नीचे से, ट्रांसफर सेक्शन इसका किया मैं। ट्रांसफर सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट। ये आपका पूरा था, मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, तो काटने पे क्या हुआ, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब मैं ये जो आपका ऊपर का भाग है इसको मैं ऐसे करता हूं, मतलब क्या, इसको उठाकर मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब वो दिखेगा कैसे, उसको देखिए। तो इसका कुछ संरचना इस प्रकार से बन जाता है। मैं बस इसका बात कर रहा हूं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से इसका संरचना बनेगा। ठीक है, अब ये संरचना को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब यहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये क्या था, ऐसे था, मैंने इसको जब ऐसे ऊपर किया तो कुछ हमें ऐसी संरचना दिखाई दी। ठीक है, इसके बाद क्या सर, तो यहीं पर ये जो हमारा इधर का पार्ट था, एक पार्ट, तो हम इसको यहाँ से एक पार्ट इधर का बना सकते हैं और इधर का एक पार्ट इधर बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर ऐसे था, तो इसमें दो पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर ऊपर यहीं पर देख सकते हैं आप, यही मैं बनाया हूँ। इसको ही आप जब ऐसे अंदर से ऊपर करें तो आपको जैसे यहाँ पे ये संरचना ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे ही सेम वही वाला यहाँ पे संरचना बनाया गया है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमें बात करना है, ये तो आपका एक पार्ट है, तो एक पार्ट को मैंने इधर दिखा दिया और ये जो आपका दूसरा पार्ट है इसको मैं इधर दिखा दिया। एक पार्ट मतलब क्या, एक पाली, ये दूसरा पाली, तो ओवरऑल इसे हम बोल सकते हैं एक पाली। ध्यान से, ये नहीं कोई बोले कि दो पाली है, कभी भी नहीं। पाली तो ये आपका एक ही है। क्यों, क्योंकि ऊपर बोला कि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। अब क्या, यहाँ पर एक पाली ये हो गया, ऐसे दूसरा पाली ये वाला हो गया। ये हम लोगों ने शुरू से पढ़ के आ गए क्या कि एक परागकोश में एक ये मतलब कितनी पालियां, दो पालियां पाई जाएंगी। और अब क्या हमें जानना है कि इस पाली के अंदर में कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसे इसमें संरचना ये दिखाई दे रहा है ना ये, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक प्रकार से कुछ कमरे का निर्माण कर रहा है। और यहीं पर ये जो ऐसे इधर का है पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये मतलब एक प्रकार से कमरे का रूप ले लिया है और इसीलिए इसे ही बोलते हैं कोष्ठ। तो ये क्या है, कोष्ठ एक, कोष्ठ दो। एक पाली में एक ऊपर कोष्ठ बन गया, एक कोष्ठ नीचे बन गया। सेम ऐसे ही दूसरी ओर भी, इस पाली में भी एक कोष्ठ ऊपर बन जाएगा और एक कोष्ठ नीचे बन जाएगा। क्या इतना क्लियर है अभी तक, क्या कि एक परागकोश में दो पालियां होती हैं और एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं।
परागकोश में 2 पालियां और एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा गया है कि अर्थात द्विकोष्ठी होते हैं। मतलब क्या कि ये जो आपकी पालियां होती हैं ये द्विकोष्ठी होते हैं। द्विकोष्ठी मतलब क्या कि 2 कोष्ठ समाहित करके रखने वाली जो भी संरचना होती है उसे हम बोलते हैं द्विकोष्ठी। ठीक है, इसका भी इंग्लिश देख लिया जाए। यहाँ पर जब एक रहा तो इसे बोलते हैं थीका। जब एक संरचना रहती है तो इसे बोलते हैं थीका। बट जब यहाँ पर एक ऊपर है एक नीचे है तो जब 2 संरचनाएं मिल जाएंगी तो इसे ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं। अब इसे बाहर कर लिया जाए क्योंकि अभी हमको इसके अंदर लघु बीजाणुधानी भी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ऊपर संरचना रहती थी एक नीचे, जब 2 बार कोष्ठ यहाँ पर आ गया तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, द्विकोष्ठी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था, ये पाली एक था ये 2 पाली था, जैसे हम लोग द्विपाली बोल सकते हैं। सेम ऐसे एक कोष्ठ यहाँ पर एक कोष्ठ यहाँ पर, तो एक पाली के अंदर में कितने कोष्ठ, 2 कोष्ठ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्विकोष्ठी संरचना। अब द्विकोष्ठी का इंग्लिश भी देख लीजिए। यहाँ पर द्वि मतलब बाई और कोष्ठ का क्या होता है, थीका। बट यहाँ पर 2 है तो इसको बोलते हैं डाईथीकस। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, खुद ही देख लीजिए भाई। एक कोण कुछ मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिराएं दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए इसको बस ऐसे बोल देते हैं सब क्या कि जो भी आपका एक परागकोश होता है ये चतुष्कोणीय संरचना होती है। चतुष्कोण मतलब क्या कि इस पर ऐसे ही रहेगा, 4 कोण कुछ ना कुछ दिखाई देते रहेगा। अब यहाँ 90 डिग्री की बात नहीं हो रही है, मैथ नहीं चल रहा है, बस ये क्या कि यहाँ पर ऐसे बनाए तो एक कोण इधर दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, तो इस प्रकार कोई संरचना को बोलते हैं क्या, चतुष्कोणीय संरचना। तो क्या बोला जाएगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा परागकोश क्या है, तो परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपके ऑब्जेक्टिव में कि परागकोश की संरचना कैसी होती है, तो परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होती है बात यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो कोने हैं 4 कोण जो दिया गया चतुष्कोणीय, तो हर कोने पर एक संरचना पाई जाती है और इसे ही हम बोलते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी। और ये ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है क्या कि इसके चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, कितने कोने, 1 2 3 4, 4 कोने 4 लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, जो कि आपका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर पहले इसका नाम लिख लेते हैं ध्यान से। इसके बाद का हम लोग का टॉपिक अभी उठेगा क्या कि लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। तो इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार होती है। उसके पहले एक बार इसका नाम लिख लेते हैं अच्छे से। एक पाली ऊपर एक पाली नीचे, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, द्विपालिक। एक कोष्ठ ऊपर एक कोष्ठ नीचे, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर जो दिखाई दे दिया है द्विकोष्ठी। द्विपालिक यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाइलोब्ड। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आपका 1 2 3 4 4 यहाँ पे गोलाकार संरचना दिखाई देती है, इसे बोलते हैं, ध्यान से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। अब इसका इंग्लिश भी यहां पर देख लीजिए, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है इतना। अभी इसके बाद कुछ और संरचना का वर्णन किया जाएगा जो इसके आगे आएगा, बट उससे पहले कुछ इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। अभी पहले आप इतना कोई एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परागकोश का संरचना के बारे में क्या हम लोग पढ़े कि यह प्रारूपिक परागकोश द्विपालित होती है। ये जो आपका परागकोश का यहाँ कुछ संरचना दिखाई दिया है, एक ये पाली है एक ये पाली है, तो ओवरऑल कितनी पालियां, 2 पालियां, इसलिए संरचना को बोला गया द्विपालिक संरचना। अब क्या है कि हर एक पाली के अंदर में 2 कोष पाए जाते हैं, एक कोष्ठ ऊपर था एक कोष्ठ नीचे था, इसलिए यहां पर ऐसे करके
इधर एक पाली, इधर दूसरा पाली। एक पाली के अंदर में एक ऊपर कमरा, एक नीचे कमरा, ऐसे एक ऊपर कमरा, एक नीचे कमरा। ध्यान से, मैं ये ब्लैक वाले से नहीं बता रहा हूँ, संरचना नहीं, इसके अंदर जो इसके पहले हम लोग देखे थे कि एक कमरा ऊपर दिखाई दे रहा है, एक कमरा नीचे था, इसको हम लोगों ने बोला था कोष्ठ। यहाँ पर एक पाली के अंदर में एक ऊपर कोष्ठ, एक नीचे कोष्ठ, इसलिए हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि एक पाली के अंदर में दो कोष्ठ पाए जाते हैं, अर्थात एक जो पाली होती है ये द्विकोष्ठ ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपका परागकोश होता है ये संरचना इसका कैसा रहता है, तो परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। अब क्या बात किया गया कि हर कोने पर लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक है, अब यही हम लोग जा रहे हैं बात करने कि लघु बीजाणुधानी होती क्या है, इसको देखते हैं। पहले इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का ये जो हेडिंग था यहाँ पर कि लघु व्यवधानी क्या होती है, अब वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2 से 3 बार ये वाला क्वेश्चन पूछते रहता है। अब ये हम लोग जा रहे हैं देखने की लघु व्यवधानी होती क्या है, उसकी कुछ परतों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके परतों से ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या बन रहा है उससे पहले ये हेडिंग देखे जाए थोड़ा बहुत, क्या कि लघु व्यवधानी होती क्या है। लघु बीजाणुधानी इंग्लिश क्या है इसका, माइक्रो स्पोरेंजियम। अब ये हेडिंग है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है क्या, मतलब लघु विचारधानी होती क्या है, तो इसका कोई भी आपसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है। इसका क्वेश्चन क्या आता है कि लघु विचारधानी की परतें कितनी होती हैं। ठीक है, बट जब आपको जनरली इसका डिफिनेशन देना तो आप ये दे सकते हैं क्या कि परागकोश में चारों कोणों पर पाई जाने वाली एक गोलाकार संरचना। परागकोश में ये जो चार कोने थे मतलब क्या था, एक लोब्ड मतलब क्या, एक पाली इधर, एक पाली इधर, एक पाली में कितने कोष, तो एक पाली में दो कोष। ठीक है, अब ये जो कोष है, जहां जहां कोष है अब वहीं वहीं लघु विचारधानी आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि एक परागकोश में चारों कोनों पर पाए जाने वाली एक गोलाकार संरचना, और उसे ही हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ठीक है, इसे आप ऐसे जनरली इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन होता है कि इसकी परतें कितनी पाई जाती है, कि लघु विचारधानी की परतें कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि लघु विचारू धानी की चार परतें होती हैं। ठीक है, अब ये चारों परतें इसकी हैं क्या क्या, तो 1 2 3 4 चारों परतें इसकी देख लीजिए। सबसे पहले का नाम है अंतःत्वचा, अंतःत्वचा, इसे ही कहीं कहीं इसका नाम देखने को मिलता है एपिडर्मिस। दूसरा है एंडोथीसियम, ऐसे तीसरा है मध्य परत, और अंतिम है टेपिटम। जहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है आना इसका। टेपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस वाले टॉपिक का। ठीक है, कि टेपिटम होता क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सब बारे में इसका जानना। ठीक है, साथ में साइंस भी लिख लिया जाए, ये एपिडर्मिस, ऐसे दूसरा ये एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर, और एट लास्ट है
टेपिटम। ठीक है, जो कि मैं इसका भी यहीं पर तुरंत यूज बता दे रहा हूँ। टेपिटम का यूज, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको लेटर के लास्ट तक मैं ट्राई करूंगा अभी इसका मैं लिखवा दूं कार्य क्या है। बट अभी ये जाने कि टेपिटम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, तो परागकोश को, या इससे कहीं कहीं दे देता है लघु बीजाणु को पोषण देना। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है इसका ये। ठीक है, इसका सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठता है टेपिटम का, कि टेपिटम के एक से दो कार्य बताइए। यूपी बोर्ड का चाहिता क्वेश्चन है एकदम ये। ठीक है, इसके बाद अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि लघु विचारधानी क्या होती है। तो परागकोश के चारों किनारों पर पाई जाने वाली एक गोलाकार संरचना, इससे हम लोग बोलते हैं लघु विचारधानी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि लघु विचारधानी की चार परतें होती हैं। सबसे पहला परत सबसे ऊपर जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके अंदर वाले को एंडोथीसियम, उसके अंदर वाले को मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाले को बोला जाएगा टेपिटम। ठीक है, थोड़ा बहुत और जानकारी इसके बारे में ले लेना है तो ले लीजिए। क्या कि ये जो आपका एपिडर्मिस होता है, इसका एक परत पाया जाता है। एंडोथीसियम का भी लगभग एक ही परत रहता है, कहीं कहीं पर किसी किसी में एक से दो हो जाता है। सेम ऐसे ही ये जो आपका मध्य परत रहता है, इसका एक से तीन परत पाया जाता है। और ये जो लास्ट है हम लोग का टेपिटम, तो इसका भी एक ही परत पाया जाता है। अब ये एक 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 से तीन, एक ये परत क्या है भाई बताते हैं, सब लाइन से सब्र कीजिए बस। अब फिर से हम लोग पीछे जाते हैं। ये जो अभी हम लोग यहाँ पर फिगर नीचे बना रहे थे, कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था परागकोश, परागकोश को हम लोगों ने सेट किया, मतलब ट्रांसफर सेक्शन किया, तो कुछ स्ट्रक्चर बना। उसके बाद क्या किए कि कुछ ऐसे वाला स्ट्रक्चर बना था, जिसमें ऐसे हम लोग काटे तो एक उधर का पाली बोला, इधर का भी पाली, उसके अंदर में दो उधर कोष्ठ, दो इधर कोष्ठ, उसके अंदर में लघु जड़धानी, इधर भी लघु जड़धानी। अब हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से वह बनाना। ये जो हम लोग को लास्ट में कौन सा फिगर बनाया था हम लोग, कुछ ऐसे करके जो हम लोगों ने अभी लास्ट में फिगर बनाया। ठीक है, और इसमें ऐसे हम लोगों ने जब किया था तो इधर का ये एक पाली दिखा देना मुझे भाई, इधर की एक पाली होगी और इधर की दूसरी पाली हो जाएगी। ठीक है, इस पाली में एक ऊपर एक नीचे एक इधर की संरचना है। हाँ, ये चीज और ध्यान से, ये जो अभी हम लोग ने शुरू में बात किया था पुतंतु के बारे में, कि पुतंतु क्या है, तो परागकोश में एक वर्ड हम लोग लिए थे योजी। तो परागकोश में योजी से जुड़ी हुई संरचना जो होती है वो पुतंतु होती है। तो अब वो योजी है कहाँ, तो ये भी देख लीजिए कि आपका परागकोश है, इसमें ये बीच में पाई जाती है एक संरचना, और इसे ही बोलते हैं योजी। तो इसको ऐसे जब फिगर कोई देखे ध्यान से, तो इसका ऐसे कहीं कहीं फिगर दिखाई देता है कि ऐसे करके, और यहीं से ऐसे जुड़ जाता है, यहीं पर यूजी कहीं कहीं दिखाया जाता है। ठीक है, बट वो बाकी बात अभी बस यहाँ पर है ये, कि ये ऐसी ये जो चारों लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जा रही थी। अब क्या बात करना कि इसके ऊपर ये जो परतें पाई जा रही वो परतें हैं कहाँ, तो उसके लिए ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे कर लूंगा, आपको भी ऐसे करना है, और इसको मैं क्या करूं यहाँ पर ऐसे करेंगे आप तो टीचर समझ जाएंगे क्या, कि मैं अब बस इसी पार्ट को जूम आउट कर रहा हूं। जूम आउट मतलब क्या, कि मैं बस इसी पार्ट को बड़े में करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है, बट ध्यान से आपको क्या बात याद रखना है, कि जो काम यहाँ पर किया जा रहा है मैं इस पार्ट में कर रहा हूँ, सेम वही काम इस पार्ट में भी होगा, सेम वही काम यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर होगा। बट जब आप जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा भी इसके चारों परतों को वही बनाते रह गए, तो आपका एक घंटा तो इसी में ले लेगा। क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का। बट आप जब ऐसे इधर 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 चारों बनाते रहेंगे, टाइम बस बिना का फालतू का वेस्ट होगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसे जूम आउट करके केवल और केवल एक पार्ट को बना दीजिएगा, किसी में फिगर में भी ऐसे जब कहीं भी फिगर आपका आ गया है तो किसी एक पार्ट का बनाकर, और सब छोड़ देते हैं। टीचर लोग उतना समझदार है, वो लोग खुद बता देंगे, नंबर दे देंगे अच्छे से आपको। ठीक है, तो अब क्या है, यहीं पर इस पार्ट को यहाँ पर जूम आउट करते हैं। तो जूम आउट में करने के बाद क्या, ये क्या है, तो ये जो बाहर का ब्लैक वाला पार्ट है। ठीक है, और ये हम अंदर बना देते हैं लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब लाइन से बनाते हैं इसके जो चारों परतें होती हैं। तो ये सबसे बाहर में बनाए इसका पहला परत,
इसकी संख्या एक है तो मैंने बस एक बना दिया। ठीक है। एनसीईआरटी में ये जो आपका दूसरा परत है एंडोथेलियम का, इसमें थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर दिया है। उसका वास्तविक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है और आपको इसी प्रकार से बनाना है। कुछ इस प्रकार से करके इसका फिगर दिया रहता है। ठीक है। और इसके बाद ये तो आपका दूसरा परत हो गया। तीसरा परत है हम लोग का ऐसे करते हुए ये हम लोग बना रहे हैं मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर को आप इसके आगे तक घेर लीजिएगा। ठीक है। और ये भी एक थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, क्या कि टैपेटम को उन्होंने बाहर ही दिखाया है, बट उसका रियल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जो भी आपका टेपिटम रहता है वो अंदर की ओर रहता है। उसका मतलब क्या कि वो जो संरचना पाई जाती है टेपिटम की, वो पूरा पूरा ये जो अंदर की संरचना कौन सी संरचना है, लघु बीजाणु धानी है, तो इसके ऊपर ही चिपकी रहती है टेपिटम। ठीक है। अब इसका नामकरण कर लिया जाए एक बार। ये बाहर की जो संरचना है इसको बोलेंगे एपिडर्मिस, यही एपिडर्मिस। चलिए भाई हिंदी लिख ले रहे हैं, एपिडर्मिस। ऐसे सेम इसके अंदर ये जो आपका ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला, इसका नाम है एंडोथीसियम। ठीक। और उसके अंदर ये वाली जो संरचना पाई जा रही है, ऐसे करते हुए कोशिकाएं इसके बीच में, ये कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इसमें, वही दिखा रहे हैं। तो अब ये जो इसके अंदर ये वाली संरचना तीसरी पाई जा रही है, इसको बोला जाता है मध्य परत या मिडिल लेयर। और ये सबसे अंदर ये जो आपका लघु बीजाणुधानी से घिरा हुआ संरचना है, इसे बोलते हैं टेपिटम। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारी लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ठीक है। तो अभी तक क्या है, फिर से ये जो मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया ये वाला संरचना, फिर मैं छोटी मिनट दिखा दे रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि बस ये संरचना यहाँ पर हुआ है, ये पूरा हर जगह चलेगा ऐसे ही। अब मैं वहां बना तो वहीं बस नहीं समझिएगा आप। ये वाला पार्ट का परत जो है ये ऐसे ही चलते रहेगा हर जगह। उसके बाद की जो दूसरा परत दिखाया गया है एंडोथीसियम का, वो जैसे यहाँ पर ऐसे पाया जाएगा इस प्रकार से, सेम ऐसे ही यहाँ भी पाया जाएगा इसी प्रकार से, हर जगह, कहीं नहीं बाकी रहेगा, चारों कोनों पर ऐसे ही। ये अंदर एंडोथीसियम, उसके ऊपर जैसे यहाँ पर ये एपिडर्मिस पाया जा रहा है, सेम ऐसे ही। अब मैं इसको उतना ही सजा पाऊंगा, टाइम ज्यादा हम लोग का जाएगा। कुछ ऐसे ही। मतलब क्या, आप बस ओवरऑल ये समझिए कि मैंने बस एक पार्ट को जूम किया है। मतलब क्या कि जो स्ट्रक्चर आपका इधर दिखाई दे रहा है सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगा, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, सेम ऐसे यहाँ पर। इसलिए मैं इसको ऐसे करके जूम आउट कर दिया। जूम आउट मतलब क्या, जो इधर का स्ट्रक्चर है उसको मैं पूरा ब्रीफली दिखा दिया हूँ। ठीक है। अब क्या है, इसके बाद बनता है कुछ कोशिका, जो होता है आपका लघु बीजाणु धानी के अंदर। लघु बीजाणुधानी के अंदर में कुछ ऐसी कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ठीक है।
और इसका नाम होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कोशिकाएं आपकी लघु बीजाणुधानी के अंदर पाई जा रही हैं, इसीलिए इसका नाम होता है लघु बीजाणु जन उत्तक। इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि यही लघु बीजाणु जन उत्तक ही आगे जाकर लघु बीजाणु बनाएगा, और जिससे वो हम लोग का प्रोसेस चलेगा। कौन सा प्रोसेस? लघु बीजाणु जनन वाला प्रोसेस। उसके लिए यही वाला इंपॉर्टेंट होगा इसके आगे का पार्ट, बट अभी यहाँ पर फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि बस इतना ही क्वेश्चन जितना मैं ऊपर छापा हूँ, बस इतना ही आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान से ये नहीं भूलेगा, ये जो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा। एक जगह मैं नाम लिख रहा हूँ और जगह भी आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये बाहर का लघु बीजाणुधानी और ये जो बीच में संरचना पाई जा रही थी, ये बीच की संरचना, इसको बोलते हैं योजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है आपका 3 नंबर से 4 नंबर में, केवल और बस क्वेश्चन क्या पूछता है, चित्र बनाकर दिखाइए। केवल और केवल चित्र पर ही नंबर मिलता है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। क्या? कि अपरिपक्व, मतलब बिना, परिपक्व मतलब बिना पका हुआ जो भी आपका परागकोश है उसका चित्र बनाइए। आप बस केवल और केवल ये चित्र बना देंगे, एक ही चित्र आपका 3 से 4 नंबर रेडी है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में पूछते रहता है। क्या? एक तो पूछा कि अपरिपक्व चित्र बनाइए किसका, परागकोश का। दूसरा पूछा कि परिपक्व चित्र बनाइए। बस अभी हम लोग का टॉपिक क्या चला था यहाँ पर, बस अभी हम लोग देखा कि लघु बीजाणुधानी क्या है। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे लघु बीजाणु जनन के बाद, जैसे ही हम लोग लघु बीजाणु बना लेंगे, मतलब क्या, परागकण निकल जाएगा बाहर, उसके बाद जो संरचना दिखाई देती है उसको हम लोग बोलते हैं कि परिपक्व परागकोश। अभी परागकोश परिपक्व नहीं हुआ, अभी परागकोश पका नहीं है, तो इस केस में इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से, इंपॉर्टेंट, क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर इवनली, और इसका नाम होता है अपरिपक्व परागकोश। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अपरिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र कीजिए। कभी कभी ये आ गया तब तो आप बस ये फिगर बनाकर छोड़ देंगे, बस ध्यान से फिगर आपको एक के साथ दूसरा बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाकर के बाहर आपको परत बिल्कुल नहीं दिखाना है। ठीक है, बस आप ऐसा इसका खींचकर एक को ऐसे जूम करके यहाँ दिखा देंगे, खुद समझ जाएंगे टीचर कि जैसा यहाँ पर है इसका मतलब कि यहीं भी पाया जाएगा, वहां पर भी पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा। ठीक है, ये फिगर बनानी पड़ी आपका 2 से 3 नंबर यहाँ पर रेडी। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, लघु बीजाणुधानी या परागकोश का सचित्र वर्णन करें। जब वर्णन करने का बात आ गया तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर यहाँ पर डिफिनेशन भी, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, तो बहुत ही आसान डिफिनेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या कि लघु बीजाणुधानी होती क्या है, तो परागकोश में चारों कोनों पर पाए जाने वाली एक गोलाकार संरचना, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, लघु बीजाणुधानी। फिर क्या कि लघु बीजाणुधानी की 4 परतें होती हैं, एंडोथीसियम, उसके ऊपर था एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम का कार्य महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर जस्ट लिखवा दिया। इन सब का कार्य कभी कभी पूछता है। ठीक है, और इसका चलता कैसे फ्लो, ध्यान से ये भी देख लीजिए एक बार। ये जो आपका ऊपर का एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, ये क्या करता है, तो ये जो आपका परागकण, सॉरी परागकण नहीं, परागकोश, तो परागकोश का सबसे ऊपर का पार्ट है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस करता क्या है, तो एपिडर्मिस परागकोश को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। एपिडर्मिस परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान से बस सुन लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है एपिडर्मिस। एंडोथीसियम का क्या कार्य है, तो एंडोथीसियम बाहर से एब्जॉर्ब करता है, मतलब क्या, वातावरण से नमी को और पोषण को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ग्रहण करेगा, सोखेगा, किसके लिए, ताकि अंदर जो है, कौन अंदर है इसके अंदर है मिडिल लेयर, और कौन है, टेपिटम में, इन सबको पोषण दे सके। लिख दूं आगे, तो लिख ही दे रहे हैं। छोटा सा कार्य बस, क्या, इसका सुरक्षा प्रदान करना। अब ये जान जाइएगा कि सुरक्षा प्रदान किसको कर रहा है भाई, तो सुरक्षा प्रदान करेगा लघु बीजाणुधानी को। सेम ऐसे ही एंडोथीसियम का क्या कार्य है, तो ये बाहर से
नमी व पोषण को क्या करना, प्राप्त करना, या सोखना, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लाइन से एकदम सीरीज चलते रहता है। कैसे कि ऊपर ये जो आपका एपिडर्मिस है ये तो बाढ़ सुरक्षा दे ही रहा है, साथ ही साथ में ये पोषण देता है अपने नीचे वाले को, एंडोथीसियम को। एंडोथीसियम जल को लेकर, और क्या ये बात है इसके पास कि ये जल यही लेता है, उसके ऊपर जल की क्षमता रहती है कि वो सोख सके। उसका बस क्या कार्य कि वो सिक्योरिटी दे, मतलब सुरक्षा प्रदान करे। ये जो आपका एंडोथीसियम है ये एपिडर्मिस को भी अपना ये पोषण जो है जल देता है ऊपर वाले को, अपने ऊपर वाले को पोषण ये दे रहा है, जबकि ऊपर वाला इसको सुरक्षा दे रहा है। ध्यान से, ऊपर वाला इन सब को सुरक्षा देगा और उसके बदले में एंडोथीसियम क्या करता है, तो अपने से ऊपर वाले को खाना पानी सब देगा। ठीक है, ऊपर तो दे ही रहा है, साथ ही साथ ये बात इंपॉर्टेंट है क्या कि एंडोथीसियम पोषण देता है मिडिल लेयर को। एंडोथीसियम पोषण देता है मिडिल लेयर को, और यही मिडिल लेयर पोषण देता है टेपिटम को। तभी तो टेपिटम क्योंकि भाई टेपिटम के पास पोषण कहां से आएगा कि वो अपना पोषण परागकोश को या लघु बीजाणुधानी को दे। परागकोश को या लघु बीजाणु सॉरी यार, ये परागकोश नहीं था, ये परागकण था, परागकण। तो परागकण को या लघु बीजाणुधानी को पोषण देने का भी इसके पास एक क्षमता होगा एक ना, कि इसको भी पोषण चाहिए, नहीं तो ये बस उसको देते रहेगा तो अपने खुद ही मर जाएगा। इसके लिए इसको खुद ही पहले अपने आप को तृप्त करने भर का शक्ति चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए, पोषण चाहिए। जब ये खुद तृप्त रहेगा कि हाँ मेरे पास है कि मैं दूसरे को दान दे सकता हूं, तब ये टेपिटम, ये जो आपका लघु बीजाणु होता है, इसको पोषण देता है। तो टेपिटम को पोषण कहां से मिलता है, तो टेपिटम को पोषण मिलता है मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर को पोषण कहां से मिलता है, तो मिडिल लेयर को पोषण मिलता है एंडोथीसियम से। एंडोथीसियम को पोषण कहां से मिल रहा है, तो ये इसको ऐसा नहीं कि इसको पोषण ये अब देगा एपिडर्मिस, ऐसा नहीं चलेगा। बस ये यहां तक लागू होगा क्या कि लघु बीजाणु को पोषण देता है टेपिटम, टेपिटम को पोषण दे रहा है मिडिल लेयर को पोषण दे रहा है एंडोथीसियम। बट एंडोथीसियम को पोषण कहां से मिला, तो एंडोथीसियम खुद बाहर से खींचता है। इसके पास इतना है क्षमता कि बाहर से नमी को और पोषण को खींच सके, क्योंकि जब यही काम पोषण का ये करने रहेगा तो सुरक्षा कौन करेगा भाई। इसलिए सुरक्षा का दायित्व तो संभालता के लिए एपिडर्मिस, कि वो बाहर से सुरक्षा देगा कि कोई और बाहर से अंदर अटैक न कर पाए, वो सुरक्षा कर रहा है। उसके अंदर ये जो आपका एपिडर्मिस है एंडोथीसियम बाहर से जल को खींचेगा, उसके नीचे मिडिल लेयर को भी देगा और अपने ऊपर एपिडर्मिस को भी पोषण देगा। ये जो आपका मिडिल लेयर है ये टेपिटम को पोषण देगा, और जो आपका टेपिटम है ये ओवरऑल आपका देता है परागकण, जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु, इसको पोषण देता है। और इस प्रकार से आपका लघु बीजाणु का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है वो होता है आपका लघु बीजाणु जनन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड में। दिन उत्तरी प्रश्न जो होता है, चाहे आप एमपी बोर्ड के या यूपी बोर्ड के या किसी बोर्ड के हो, मैक्सिमम क्वेश्चन ये आपका पूछते रहता है। जो इसके बाद का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, 4 से 5 नंबर का वो क्वेश्चन फिक्स रहता है, और उसको जब अभी लगे हम लोग बताएं तो आधा घंटा से 1 घंटा टाइम उसमें चला जाएगा। इसलिए आज से लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में लघु बीजाणु जनन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।